वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो एडवांस CSS की इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो हैं रूट सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर और तीसरा और लास्ट स्पेसिफिसिटी। जिस टॉपिक के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे वो है रूट सिलेक्टर। हमारे पास तीन फाइल्स बनी हुई है, index.html, readme और style.css। तो इन तीनों फाइल्स को हम इंपोर्ट कर लेंगे अपने VS कोड के अंदर। तीन फाइल्स आ चुकी है, तो सबसे पहले हम देख रीडमी की फाइल को। रीडमी की फाइल के अंदर हमारा पहले टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जो कि है रूट सेलेक्टर। इसके अलावा हम लोगों ने दो फाइल्स बनाई हैं, एक index.html की, दूसरी style.css की। अच्छा, index.html को index.htm भी रखा जा सकता है नाम, जो कि स्टैंडर्ड नाम है। अच्छा, index.html के अंदर हम लोग सबसे पहले लेके आएंगे HTML5 का बॉयलर कोड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि VS कोड के अंदर HTML लिखेंगे और इसके नीचे जो हम लोगों को ऑप्शंस में 5 लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको हम क्लिक कर देंगे। जब हम क्लिक करेंगे तो ये एक बॉयलर प्लेट टेम्पलेट है जो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम लोगों को कहीं से कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैंने क्या करना है कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं अपनी index.html के साथ style.css की फाइल को अटैच कर दूँ। तो अटैच करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे इसको एंटर करेंगे, इधर लिंक लिखेंगे, आपके पास ऑप्शन आ रही होगी और आप इस CSS वाले को क्लिक कर देंगे। तो इसके अंदर आप style.css को इंक्लूड कर देंगे। ये बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ गया, लेकिन अगर कुछ और भी मेरे फाइल का नाम होता तो मैं यहाँ से चेंज करता तो ये इंक्लूड हो जाएगी। अब क्या करेंगे, हम ना बॉडी के अंदर कुछ टैग्स बना लेते हैं, जैसे h1 का टैग बना दिया मैंने div का टैग बना दिया, div का टैग ओपन किया, क्लोज किया, फिर इसी तरीके से p का टैग बनाया, ओपन किया और क्लोज कर दिया। अब पहला टॉपिक जो कि है रूट सिलेक्टर का। रूट सिलेक्टर क्या होता है कि पहले तो उसका सिंटेक्स क्या है। उसका सिंटेक्स ये होता है कि आप कॉलन लिखते हो, रूट लिखते हो, ब्रैकेट्स लगा देते हो। जब आप ब्रैकेट्स लगा देते हो, अब मैं चाह रहा हूँ कि रूट सिलेक्टर के अंदर दो प्रॉपर्टीज लेके आओ, एक बैकग्राउंड की, दूसरी कलर की। तो इसका तरीका ये होता है, रूट के सिलेक्टर के अंदर जब भी आप कोई वेरिएबल लिखने लगते हो ना, तो सबसे पहले आप हाइफन हाइफन लिखते हो, फिर फॉर एग्जाम्पल कुछ भी नाम रख सकते हो। मैं रख देता हूँ अपने केस में BG, फिर मैं इसको कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने रेड दे दिया। मैं चाहता हूँ मैं एक टेक्स्ट के कलर के लिए भी रखूँ, तो टेक्स्ट के कलर के लिए मैंने क्या किया, कलर लिख दिया हाली, और इसके अंदर मैंने इसको कलर दे दिया वाइट का। अब क्या हुआ, मैंने अब क्या किया, मैंने रूट के सिलेक्टर के थ्रू दो वेरिएबल्स बना लिया, जिन वेरिएबल्स का नाम है BG और कलर। अब मैं क्या करूँगा कि div, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन मैंने टैग्स बनाए थे, सेमेंटिक एलिमेंट्स बनाए थे। div का बनाया था मैंने, h1 का बनाया था, और मैंने बनाया था p का। अब मैं इनको बारी बारी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इन तीनों को एक बैकग्राउंड कलर दिया जाए और वो रेड हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक तरीका ये है कि मैं ये करूँ रेड। ठीक है, फिर इसी तरीके से प्रॉपर्टी को दोबारा रिपीट करूँ। इस तरीके से क्या किया, मैंने बारी बारी बैकग्राउंड दे दिया रेड कलर की तीनों सिमेंटिक एलिमेंट्स को। लेकिन अगर मुझे क्लाइंट कहता है कि यार नहीं, मुझे बैकग्राउंड कलर रेड नहीं ब्लू चाहिए थी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे मैंने रेड लिखा होगा वहां वहां पे जाके मुझे ब्लू ऐसे चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक हेक्टिक काम है, और बाजू का जब CSS बहुत इलोंगेट कर जाती है, बहुत प्रोलॉन्ग कर जाती है, तो ये बहुत ज्यादा हेक्टिक और टायर्डसम हो जाता है, क्योंकि आपका कोड बहुत ह्यूमंगस हो जाता है। तो उसके अंदर फिर बाजू बात बहुत से एलिमेंट्स होते हैं जिनके कलर चेंज करना आपसे रह जाता है, तो उस केस में ये इश्यूज क्रिएट करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या होता है कि आप रूट सेलेक्टर्स के अंदर इस तरीके से वेरिएबल बना लें और इसी वेरिएबल को यूज करते जाए। सबसे पहले तो मैं रेड कलर को वापस लेके आऊंगा। जब मैं रेड कलर को वापस लेके आया हूँ, तो मैंने क्या किया, div के सिमेंटिक एलिमेंट के लिए इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, b के वेरिएबल को var लिखना है, var के अंदर इस वेरिएबल जो मैंने ऊपर रूट के अंदर डिक्लेयर किया उसको पेस्ट कर देना। इसी तरीके से जहां जहां पे मुझे रेड कलर चाहिए होगा, मैं वहां पे ये रिपीट कर दूंगा। अब इससे क्या होगा कि मुझे क्लाइंट अगर कहता है कि भाई मुझे रेड नहीं, मुझे ग्रीन कलर चाहिए था या ब्लू कलर चाहिए था, तो मैं यहाँ पर आके सिंपल ब्लू लिख दूंगा। अब इससे क्या होगा, पहले जो कलर div को रेड मिला हुआ था, h1 को मिला हुआ था, p को मिला हुआ था, अब यहाँ पे सिर्फ एक जगह में चेंज करने से सबके अंदर वो अप्लाई हो जाएगा और मुझे वो कलर मिल जाएगा। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो मैं देख भी सकता हूँ। इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे लेक्चर 1 के अंदर और index.html के अंदर। जब मैं index.html के अंदर गया हूँ, ये इस तरीके से शो कर रहा है मुझे। अभी मुझे कुछ शो नहीं हो रहा, उसका रीजन मैं बता देता हूँ।
क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई ना कोई हाइट देनी होगी। अगर मैं इसको 10 पिक्सल कर दूँ और बाकियों में भी कॉपी पेस्ट कर दूँ और फाइल को सेव कर दूँ और फिर अपने कोड को चेक करूँ, तो ये देखें ये ब्लू कलर आ गया। अगर अब मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ यहाँ पे ब्लू की जगह रेड कर दूंगा तो मुझे अब क्या होगा, रेड कलर शो होने लगेगा। ये दिस इज द बेनिफिट ऑफ रूट वेरिएबल्स। अच्छा, रूट वेरिएबल्स इनिशियली किन किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक सबसे पहले और सबसे ज़्यादा यूज होता है ये कलर्स के लिए। कलर्स में कौन कौन से कलर्स? प्राइमरी कलर्स, ठीक है। इट कुड बी एनी वन, मैं RGB फॉर एग्जाम्पल रख देता हूँ फिलहाल, रेड। सेकेंडरी कलर, सेकेंडरी कलर में आ जाता है CCNDAR। सेकेंडरी कलर में आप कर दो ग्रीन, RGB वाली अप्रोच, रेड ग्रीन ब्लू वाली। और टर्शरी कलर TERTIARY, टर्शरी, ठीक है। इस तरीके से मैं रिमूव कर दूँ, मैं इसको प्राइमरी कलर को हर जगह में इम्प्लीमेंट कर दूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि 3 कलर्स बना लिया। अच्छा, जो आप UI बनाते हो ना, उसके अंदर सबसे ज़्यादा के एलिमेंट्स को पेज पॉप आउट करवाता है वो आपके कलर्स ही होते हैं। तो कलर्स के लिए ही ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है रूट सेलेक्टर जो है। उसके अलावा फ़ॉन्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है, फ़ॉन्ट की साइजिंग के लिए। और तीसरा ये यूज़ किया जाता है लाइन हाइट या पैडिंग्स वगैरह के लिए। अच्छा, कलर्स से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि कलर्स जो होते हैं वो 3 किस्म के वेबसाइट्स में यूज़ किए जाते हैं। एक को प्राइमरी कलर बोलते हैं, एक को सेकेंडरी और तीसरे को टर्शरी कलर बोलते हैं। इसके अलावा शेड्स और टिंट्स भी होती है और टोन्स भी होती है, लेकिन जो मेन चीज़ है वो है कलर्स, जिसके थ्रू आपके सारे एलिमेंट्स पॉप आउट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यूजुअली जो डिज़ाइन होते हैं उसके अंदर प्राइमरी और सेकेंड कलर ही यूज़ हो रहे होते हैं, जिससे आप एक पूरा लेआउट सेट करते हो, थीम को बैलेंस करते हो, थीम कॉम्पोजिशन को पूरा बैलेंस करते हो, ठीक है। जो अच्छे डिज़ाइनर्स हैं वो इवन टर्शरी कलर्स में भी चले जाते हैं और टर्शरी कलर के थ्रू भी जो है डिज़ाइन को इम्प्लीमेंट करते हैं और बहुत बेहतरीन डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करते हैं, बहुत बैलेंस वे में। अच्छा, दूसरा टॉपिक जो हम कवर करने लगे हैं वो है यूनिवर्सल सेलेक्टर। अच्छा, यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? आपने बड़ी मर्तबा एक देखा होगा सिंटेक्स, वो ये होता है, मैं ऊपर ऊपर ही डिक्लेयर कर देता हूँ क्योंकि ये हमेशा रूट के बाद ही यूजुअली यूज़ हो रहा होता है, और वो होता है यूनिवर्सल सिलेक्टर। एस्ट्रिक के साइन को यूनिवर्सल सिलेक्टर कहा जाता है। मेरे से इंटरव्यू के अंदर पूछा गया था एक दफ़ा कि यूनिवर्सल सिलेक्टर किसे कहते हैं, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि एस्ट्रिक के साइन को यूनिवर्सल सिलेक्टर भी कहा जाता है, इसको वाइल्ड कार्ड भी कहा जाता है, इसको ग्लोबल भी कहा जाता है, ग्लोबिंग या ग्लोबल। एस्ट्रिक का साइन कहता है कि जितने भी आपने HTML के अंदर सिमेंटिक एलिमेंट्स लिखे हैं ना, जिसके अंदर HTML आ गया, बॉडी आ गया, div आ गया, H1 आ गया, P आ गया, इन सब को यानी HTML के अंदर जो जो एलिमेंट हो, हर एक सिमेंटिक एलिमेंट को ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो उसके ऊपर। अब फॉर एग्जांपल मैं इन सबकी हाइट सेम रहने देता हूँ, इनमें से बैकग्राउंड की जो प्रॉपर्टी है ना रिमूव कर देता हूँ। मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया, बस, ठीक है। अब मैं अपने पेज में जाके चेक करूँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब मैं इधर आके ग्लोबल के अंदर यानी यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये क्या करेगा, ये जितने भी मैं सिमेंटिक एलिमेंट्स लिखूंगा ना उसके अंदर ये प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देगा। अब इसको चेक करें, इसने बॉडी को भी कर दिया है। अब मैं नहीं चाह रहा था कि मैं बॉडी को करूं, लेकिन बॉडी को हम क्या कर सकते हैं, हम बॉडी को नीचे लिख के बैकग्राउंड नन कर सकते हैं, बैकग्राउंड अनसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ये वाली प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी, अनसेट का ये मतलब होता है, ठीक। बैकग्राउंड के साथ स्पेलिंग गलत है, इसी तरीके से आप HTML के अंदर से भी रिमूव कर सकते हो, ठीक, क्योंकि इनमें भी तो अप्लाई हो रही है प्रॉपर्टी। अब देखो अब क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने मेरे हर सिमेंटिक एलिमेंट्स को वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। तो अब मैं यहाँ से अगर ब्लू भी करूँगा तो ये ब्लू में सिर्फ चेंज करेगा, ब्लू कर देगा इन सब सिमेंटिक एलिमेंट्स को, ब्लू की चेंजेस ले आए हैं। अच्छा, अब इसका फ़ायदा कब आता है? इसका फ़ायदा कब आता है कि आपके पास जो ब्राउज़र होते हैं ना, डिफरेंट ब्राउज़र्स आ गए, ब्रेव आ गया, क्रोम आ गया, मोजिला फायरफॉक्स आ गया, माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया, सफारी आ गया, इनकी ना बाय डिफ़ॉल्ट्स, इवन ओपेरा भी, इनकी बाय डिफ़ॉल्ट्स ना कुछ प्रॉपर्टीज होती है। हर ब्राउज़र ने अपने साथ अपने हिसाब से कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, तो उन स्टैंडर्ड्स को हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने अपने यूज़र एक्सपीरियंस को कंसिस्टेंट बनाना है। तो कंसिस्टेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, चंद ऐसी प्रॉपर्टीज होती है वो सब सिमेंटिक एलिमेंट्स में अप्लाई करते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, पैडिंग को 0 कर देते हैं, यूजुअली जो देखा जाता है। हम मार्जिन को 0 कर देते हैं, हम ओवरफ्लो एक्स को
0 कर देते हैं। अब ये बहुत कॉमन बिहेवियर है जो हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से मैं ये भी इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अब हमारी चीज़ें वही रहेगी। मैंने बेसिकली बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया था इसकी वजह से। अच्छा, फ़ॉन्ट साइजिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट साइज होता है ब्राउज़र के अंदर वो होता है 16। हर ब्राउज़र का यूजुअली यही होता है 16 पिक्सल। और मज़े की बात ये है कि 16 पिक्सल्स 1 रैम जो होता है वो इज इक्वल टू 16 पिक्सल होता है। तो इसके आगे आप इसको 16 पिक्सल भी लिख सकते हो और 1 रैम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आजकल स्टैंडर्ड जो यूज़ होता है वो 1 रैम का यूज़ होता है। पिक्सल्स के अंदर लोग बात नहीं करते क्योंकि पिक्सल जो है वो बहुत स्मॉल यूनिट में चला जाता है और हम लोगों को बड़े यूनिट्स में काम करना होता है। तो स्टैंडर्ड जो है वो रैम का बन गया हुआ है। इसके अलावा और भी फ़ायदे हैं रैम के, लेकिन फ़िलहाल आपने रैम यूज़ करना। तो इस तरीके से ग्लोबल का ये फ़ायदा है। तो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है स्पेसिफिसिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेसिफिसिटी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा मज़े का टॉपिक है। मुझे एक दफ़ा एक असाइनमेंट आई थी जिसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ था बोल्ड करके कि मैंने जो अप्लाई करना है ना, चीज़ों को अप्लाई करना है, यूज़ करना है, वो स्पेसिफिसिटी के लिहाज से करना है। तो मैंने फिर वो असाइनमेंट जो थी वो स्पेसिफिसिटी के लिहाज से की। अच्छा, स्टाइलिंग देने के 3 तरीके होते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको 3 चीज़ें बताने को। स्पेसिफिसिटी होती है, स्पेसिफिसिटी से मुराद है प्रायोरिटी। स्टाइलिंग देने के 3 तरीके होते हैं। एक एक्सटर्नली, ये जो आप लोगों ने CSS को इंक्लूड कर दिया। फिर दूसरा एक तरीका होता है, आप हेड के टैग के अंदर स्टाइल लिखते हो। तो स्टाइल लिखते हो, स्टाइल के बाद आप क्या करते हो, पी कर दिया, पी को आपने कलर दे दिया बैकग्राउंड, BACKGROUND, बैकग्राउंड पिंक फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, आपने पिंक कलर दे दिया, फॉर एग्जाम्पल पिंक कलर दे दिया। ठीक है, फिर एक तरीका होता है स्टाइलिंग का कि आप टैग का जो भी सिमेंटिक एलिमेंट है डायरेक्ट उसमें दे दो स्टाइलिंग। इसके अंदर बैकग्राउंड लिख दिया और इसके अंदर मैंने दे दिया गोल्ड। ठीक है, अब सवाल ये बनता है इनमें से कौन सी CSS अप्लाई होगी पी टैग के ऊपर। गोल्ड होगी, पिंक होगी, या हमारे केस में जो यहाँ पे मैंने रखी हुई है, यहाँ पे भी फिलहाल कोई नहीं रखी तो यहाँ पे भी रख देते हैं बैकग्राउंड। और ये ब्लू है, ब्लू लिखा हुआ है तो हम ब्लू रख देते हैं। तो अब सवाल ये है कि हमारे इस केस के अंदर कौन सी स्पेसिफिसिटी के एतबार से कौन सी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई होगी। ब्लू होगी या पिंक होगी या गोल्ड होगी। ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो अप्लाई होगी। अब मैं अगर चेक करूं तो मेरी गोल्ड वाली अप्लाई हुई है। तो इट मीन्स कि जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अगर आपके पास क्लाइंट ने कोई चीज़ लिख दी है और क्लाइंट ने कोई कोड दे दिया और इसके अंदर एक्सटर्नल फाइल्स है और आप एक सिर्फ एलिमेंट का करना चाह रहे हो और वो चेंज नहीं हो रहा, तो आप इस तरीके से इनलाइन स्टाइलिंग आके दे सकते हो उसका उस स्पेसिफिक एलिमेंट का कलर चेंज करने के लिए। अगर मैं यहाँ से स्टाइल हटा दूँ तो अब बताए किस चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ है जो अप्लाई होगी। यहाँ पे मैं हेडिंग भी लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं डेट लिख देता हूँ। अच्छा, अब मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ है जो अप्लाई होगी। ठीक है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है। अब मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो अप्लाई होगी। कौन सा कलर अप्लाई होगा बैकग्राउंड का, पिंक होगा या ब्लू होगा। प्राइमरी में ब्लू है तो ब्लू, पिंक होगा या ब्लू होगा। तो अब हम लोग इसको सेव करते हैं और देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो हमारा पिंक हुआ है। इट मीन्स कि जो इनलाइन स्टाइलिंग के बाद जो आपने हेड के अंदर स्टाइल दिया वो अप्लाई होता है। और अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आप चेक करें मेरा ब्लू कलर आ गया। अब हम इस नतीजे में पहुंचे हैं कि वो स्टाइलिंग जो एलिमेंट के सिमेंटिक एलिमेंट के सबसे पास होती है वो उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। पहले हम लोगों ने गोल्ड अप्लाई किया था इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू, वो अप्लाई, उसको रिमूव किया तो स्टाइलिंग हेड के अंदर जो स्टाइल था वो वाली अप्लाई हो गया। अब उसको रिमूव किया तो फिर एक्सटर्नल हुई। ठीक है, अब एक्सटर्नल के अंदर भी एक चीज़ आ जाती है, टेक्निकल चीज़ ये आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पी को दिया हुआ है ब्लू कलर, प्राइमरी ऊपर से ब्लू कलर। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गोल्ड। अब मुझे बताया कौन सा अप्लाई होगा। तो इनमें से अप्लाई होगा गोल्ड वाला। इसको चेक भी कर लेते हैं,
ये देखें, ये गोल्ड वाला। अब ये गोल्ड वाला क्यों है? अच्छा, CSS फॉलो करती है वाटरफॉल मॉडल को, या फिर कैस्केडिंग कह दो। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि नीचे वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाले एलिमेंट में जो आपने डिफाइन किया उसको ओवरराइड कर देगी। ठीक है, जिस तरीके से आप स्क्रिप्ट्स नीचे लिखते जाओगे तो नीचे वाली प्रॉपर्टी ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को ऑटोमेटिकली ओवरराइड करती जाएगी। लेकिन इस केस में यही आ जाती है, अगर आपने एक स्पेसिफिक एलिमेंट को एक स्पेसिफिक एलिमेंट के ऊपर एक प्रॉपर्टी को अप्लाई करना और आपको नहीं पता लग रहा तो आप इनलाइन स्टाइलिंग कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इसको रिमूव कर दिया। अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, वो है कि हमारे पास अब इसके अंदर दो चीजें और होती है। वो है क्लास, इसको मैं दे देता हूँ पैरा। ठीक है, क्लास, और बैकग्राउंड दे देता हूँ मैं गोल्ड। ठीक है, और एक चीज होती है आईडी, और मैं इसको आईडी दे देता हूँ पैरा की। ठीक है, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ पर्पल का। ठीक है, अब होगा क्या कि अब आपने मुझे ये बताना है, फॉर एग्जाम्पल अब मैं पी के ऊपर, अब मैंने पी टैग के अंदर क्या किया है, पी टैग को मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी भी दी हुई है, मैंने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी दी हुई है जो कि ब्लू कलर है। फिर मैं ये इस पैरा को, इस क्लास को अप्लाई कर दूंगा पी टैग के ऊपर जो कि गोल्ड का कलर दे देगा। फिर मैं उसको अप्लाई कर दूंगा पैरा के ऊपर जो कि पर्पल की प्रॉपर्टी दे देगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, पी के अंदर आईडी भी लिख दिया। ठीक है, आईडी कहाँ रखा था मैंने, पैरा। अब मैंने क्लास भी लिख दी पैरा की। ठीक है, अब दोनों चीजें हैं, पैरा पैरा। अब यहाँ पे मैं पैरा क्लास कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, अलग अलग नेम भी हो जाए साथ में। आईडी, ठीक है, आईडी को ऐसे लिखा जाता है, पैरा आईडी और पैरा क्लास। ठीक, यहाँ से हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे क्योंकि बाजू का लिखते हुए कोई ना कोई मसला आ जाता है, इशू आ जाता है, हम लोग कोई ना कोई एरर क्रिएट कर देते हैं, और ह्यूमन एरर्स आर बिग व्हेन इट कम्स टू कोडिंग। चले, फिर हम लोग अब चेक करेंगे अब लॉजिकली क्या होना चाहिए। मैंने ब्लू की प्रॉपर्टी दे दिया, मैंने पैरा की प्रॉपर्टी दे दिया, मैंने पैरा की क्लास दे दिया और पैरा की आईडी दे दिया। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए? अब मेरे मुताबिक जो प्रॉपर्टी अप्लाई होनी चाहिए वो पर्पल की है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो आईडी होता है उसकी स्पेसिफिसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगर आपने एक जगह में क्लास अप्लाई किया और एक जगह में आईडी उसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई किया तो जो आईडी का कलर होता है वो हमेशा मिलता है। अच्छा, ये ऐसा नहीं है क्योंकि वाटरफॉल मॉडल होता है, कैस्केडिंग होती है, तो आप ये एंड पे आ रहा है तो इसलिए वो सबको ओवरराइड कर लेगा। अगर मैं इसको ऊपर भी लेके चला जाऊँ और टेक्निकली जो है बात कि ये नीचे आया है तो इस प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी को पैरा क्लास की प्रॉपर्टी को चाहिए कि पी के अंदर जो कलर है वो गोल्ड का अप्लाई कर ले। अब कैस्केडिंग के मुताबिक तो यही होना चाहिए, लेकिन स्पेसिफिसिटी क्योंकि आईडी की ज़्यादा है इसलिए हमारे पास पर्पल कलर जो है वो अप्लाई होगा। इस बात को हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये देखें। ठीक है, अगर मैं यहाँ से पैरा हटा दूंगा, अब सवाल बनता है ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो या ये वाली गोल्ड की होगी, क्योंकि गोल्ड जो है वो उसको ओवरराइड कर देगा उस प्रॉपर्टी को। ठीक है, ये ऑन द सेम लेवल होती है। आप कह लें कि आपने जो पी को दी है प्रॉपर्टी उसकी कम स्पेसिफिसिटी है, क्लास की ज़्यादा है, फिर आईडी की उससे भी ज़्यादा है। तो ये स्पेसिफिसिटी का कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इन सब चीज़ों के बाद, वो है इम्पोर्टेंट का टैग। अब मैंने आपको दिखाया कि पैरा आईडी है, पैरा क्लास है। अब मैंने आपको दिखाया कि आप जो है अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अब मैंने दिखा दिया आपको कि आईडी की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है। आईडी को हटा दो, क्लास की स्पेसिफिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर अगर मैं उसको हटा दूँ तो पी में जो कलर होगा वो ब्लैक। अब मैं फॉर एग्जाम्पल आईडी वाले कोड को वापस ले आता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ पता क्या है, जो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी होती है ना वो होती है इंपॉर्टेंट के टैग की। हमारे पास कलर क्या आना चाहिए, जो भी प्राइमरी का कलर है, प्राइमरी का कलर क्या है, ब्लू। हमारे पास क्या आना चाहिए, पर्पल की जगह क्या आना चाहिए, ब्लू कलर। ये देखें हमारे पास अब क्या कलर आ रहा है, ब्लू कलर आ रहा है। अच्छा, आईडी और क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट जो फ़र्क है वो ये मैं बताता चलूँ कि जो क्लास होती है ना वो आपने जब मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम प्रॉपर्टीज असाइन करनी होती है ना तो तब आप क्लासेस यूज़ करते हो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आप जब मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी है डिफरेंट सिमेंटिक एलिमेंट्स के ऊपर। ठीक है,
सेम प्रॉपर्टी है जो मल्टीपल एलिमेंट्स में चाहिए, तो आप तब यूज करते हो क्लास का। लेकिन आईडी का यूज केस कब होता है? आईडी किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को, किसी भी सिमेंटिक एलिमेंट को यूनिक रखने के लिए, कि सिर्फ इसी के लिए ये आईडी है और सिर्फ इसी पे ये अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, तो तब आप लोगों ने पैरा आईडी, तब आपने आईडी यूज करना था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पे आईडी इसको भी अप्लाई कर दूँ तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी, बिल्कुल होती है, लेकिन दिस इज नॉट अ गुड स्टैंडर्ड। ये देखिए 2 मरतबा आ रहा है, ये अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है लेकिन स्टैंडर्ड ये नहीं है, इससे एसईओ रैंकिंग आपकी अफेक्ट होती है, इससे आपकी ये बैड प्रैक्टिसेस में इंक्लूड होता है। और तीसरी बात, जब जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हो ना, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पर आईडी करते हो, जब आपने 2 एलिमेंट्स को ये दिया होगा ना, तो वो क्लैश ऑफ कोड आ जाता है। तो क्लैश ऑफ कोड से बचने के लिए इट्स रिकमेंडेड कि आपने किसी एलिमेंट को यूनिक बनाने के लिए कि एक प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उसी एलिमेंट पे अप्लाई है, तो आप उसको आईडी दे देते हो। और ऐसी प्रॉपर्टी जो आप चाह रहे हो कि मल्टीपल HTML के स्पेसिफिक एलिमेंट्स को जो है अप्लाई हो, तो उसके लिए एक प्रॉपर्टी मल्टीपल एलिमेंट्स पे अप्लाई हो, सिमेंटिक एलिमेंट्स में, तो आप उसके लिए क्लासेस को यूज करते हो। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, ये भी इंटरव्यू में पूछी जाती है, H1 का फायदा। अब H1 का फायदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि SEO जो है ना, वो क्या करता है, वो चेक करता है क्या इस पेज के अंदर H1 का टैग है कि नहीं। आप एक वेब पेज के अंदर एक H1 टैग रख सकते हो और रेकमेंडेड होता है कि आपने रखना है, यह आपकी SEO रैंकिंग के लिए ज़रूरी है। अब जो गूगल के जो वेब क्रोलर्स होते हैं, जो अपने पास पेजेस को अपडेट कर रहे होते हैं, डाटा रख रहे होते हैं, इंडेक्सिंग कर रहे होते हैं सर्च इंजन में, वो H1 टैग को देख रहे होते हैं, वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। आज जो हम लोगों ने टॉपिक कवर किया उसमें ये है कि रूट सेलेक्टर क्या होता है, वेरिएबल्स जो हम लोग बना लेते हैं जिनको बार बार रीयूज किया जा सकता है हमारी CSS के अंदर, तो उनको हम लोग कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? रूट सेलेक्टर के अंदर उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। फिर हमारे पास यूनिवर्सल सेलेक्टर आ जाता है, एस्ट्रिक के साइन को यूनिवर्सल सेलेक्टर कहा जाता है। कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज को हम लोग ओवरराइड करना चाहते हैं थ्रू आउट आवर ऑल ऑफ द डेवलपमेंट, जितनी भी CS के फ्रंट एंड की डेवलपमेंट है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तीसरा, हम लोगों ने स्पेसिफिसिटी देखा कि कौन सा ऐसा एलिमेंट होता है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जिनकी जो प्रायोरिटी है वो दूसरी एट्रीब्यूट की निस्बत ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।